नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अवनीश है और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के एक-एक सेक्शन को पूरी डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पुराना जो कानून था, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, उसकी जगह पे ये नया कानून आया है जो कि एक्ट नंबर 47 है। ठीक है। अब एक्ट नंबर 47 का मतलब क्या है? हम जैसा कि जानते हैं कि जब भी कोई बिल या विधेयक जब पार्लियामेंट में आता है तो उस पर चर्चा होती है दोनों सदनों में। दोनों सदनों का मतलब लोकसभा, राज्यसभा, दोनों सदन में चर्चा होती है। दोनों सदन में चर्चा होने के बाद जब ये दोनों सदन से पारित होता है कोई बिल, और फिर उसको तब भेजा जाता है राष्ट्रपति जी के पास। जब उस बिल को राष्ट्रपति जी का मंजूरी मिल जाता है तो वो कानून बन जाता है, वो एक्ट बन जाता है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं एक्ट। यहाँ पे ये जो है ना एक्ट, यहाँ पे नंबर लिखा है, यहाँ पे होगा एक्ट नंबर, हो जाएगा एक्ट नंबर 47। अब एक्ट नंबर 47 क्यों? 47 यहाँ पे इसलिए है क्योंकि ये इस बात को हमें बताता है कि 2023 में, वर्ष 2023 में ये 47वां ऐसा कानून है जिसे राष्ट्रपति जी से मंजूरी मिली। ठीक है, तो इसलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 47वां ऐसा कानून था वर्ष 2023 में जिसे माननीय राष्ट्रपति जी से मंजूरी मिली। और जो ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इसे जो मंजूरी कब मिली थी? ये 25 दिसंबर 2023 को मिली थी। ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इसे ऑनरेबल प्रेसिडेंट से 25 दिसंबर 2023 को मंजूरी मिली और फिर 1 जुलाई 2024 को, 1 जुलाई 2024 को पूरे भारतवर्ष में ये लागू हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आप नीचे ये जो लाइन देख रहे हैं, ये देखिए लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये लाइन है, ये लाइन क्या है? ये लाइन ऑब्जेक्टिव बताता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के ऑब्जेक्टिव को बताता है। ये जो लाइन है ना, ये क्या बताता है? ऑब्जेक्टिव। ये लाइन ऑब्जेक्टिव बता रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का उद्देश्य क्या है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का उद्देश्य क्या है, वो इस बात को बता रहा है। तो लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। क्या लिखा है? एन एक्ट टू कंसोलिडेट। देखिए पहले इस वर्ड का मतलब समझिए। टू कंसोलिडेट। टू कंसोलिडेट का मतलब है कि जो भी कानून अलग अलग जगह पे हैं, बिखरे हुए हैं, उन सब को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंदर लाके रखना, कंसोलिडेट करना, जिससे कि हमें अलग अलग चीज़ों को रेफरेंस न लेना पड़े, अलग अलग चीज़ों का रेफरेंस न लेना पड़े। वो सब हमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में ही मिल जाए। जैसे कि जो पुराना अधिनियम था, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, उसमें जो भी डिजिटल एविडेंसेस थे उनके बारे में बहुत क्लियर कट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि डिजिटल एविडेंस जो है उनको किस तरीके से एडमिट करना है, कौन सा एडमिट होगा नहीं होगा। तो इन चीज़ों का बहुत अच्छे तरीके से बताया नहीं गया था। तो अभी जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया 2023, तो इसमें प्रॉपर कंसोलिडेट किया गया कि जो भी डिजिटल एविडेंसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिकल एविडेंसेस हैं, उनको किस तरीके से एडमिट किया जाएगा, किस तरीके से प्रोसीडिंग का हिस्सा बनाया जाएगा। तो इसमें इस तरीके का प्रावधान आया। तो इसीलिए टू कंसोलिडेट एक इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो भी डिजिटल एविडेंस है या फिर और भी जो ऐसे एविडेंसेस हैं जिनके बारे में पुराने एक्ट में, पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में क्लियर कट तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं है, उनको भी कंसोलिडेट करके यहाँ पे रखना है। ये हमारा उद्देश्य था। ठीक है। दूसरा क्या है? टू प्रोवाइड जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस।
दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड जनरल रूल, मतलब एक सामान्य नियम और सिद्धांत हमें देना है। ये जिन्होंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को बनाया, उन लोग उस कमेटी का दूसरा जो कि ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था कि ऐसा सामान्य नियम और सिद्धांत हम बनाएं जिससे कि किस एविडेंस को एडमिट करना है, कौन सा एविडेंस एडमिट नहीं होगा, किस तरीके से होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा। ये सारी चीज़ें क्लियर कट रहे उस नियम से और उस सिद्धांत को पढ़ने से क्लियर हो जाए कि हाँ, कौन सा एविडेंस किस तरीके से एडमिट होगा और कौन सा एडमिट नहीं होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा, किस पे नहीं रहेगा। तो एक जनरल रूल उसके लिए बनाया गया और एक जनरल रूल और प्रिंसिपल इन चीज़ों के लिए बनाया गया। तीसरा और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, फॉर फेयर ट्रायल। ये सारा जो जनरल रूल है, जो सिद्धांत, जो प्रिंसिपल बनाए गए, सारे नियम को एक जगह रखे गए, वो किस चीज़ के लिए रखे गए? वो रखे गए फॉर फेयर ट्रायल, कि जो भी ट्रायल चले, जो भी कार्रवाई वो निष्पक्ष तरीके से हो, जस्टिस मिले, जिसमें न्याय हो सके, जो विक्टिम है उसको न्याय मिले और जो अक्यूज्ड है उसको पनिशमेंट मिले। इसी ये जो सबसे प्रमुख उद्देश्य है, सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इन सब चीज़ों को बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य यही है कि जो भी अक्यूज्ड हैं उनको पनिशमेंट मिले और जो भी विक्टिम है उनको न्याय मिले, जिससे फेयर ट्रायल हो सके, जल्दी ट्रायल हो सके। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव हैं। क्या है? टू कंसोलिडेट, जो अलग नियम जगह जगह पे बिखरे हुए उनको एक जगह करना। दूसरा, ऐसा सामान्य नियम और सिद्धांत को बनाना जिससे कि एक क्लैरिटी रहे कि किस एविडेंस को एडमिट, कौन सा एविडेंस एडमिट होगा, कौन सा एविडेंस एडमिट नहीं होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा, इसकी क्लैरिटी रहे। और इन सब को मिलाकर इन सब का उद्देश्य क्या रहेगा कि जो भी न्याय हो वो जल्दी हो सके और निष्पक्ष तरीके से जो भी ट्रायल चले वो निष्पक्ष तरीके से ट्रायल चले। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और ये तो जैसा आप पढ़ ही रहे हैं कि पार्लियामेंट के 74th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, उसी समय ये इनेक्ट हुआ था। उसी समय 1 जुलाई 2024 को आया था और 26 जनवरी 2024 को हमने अपना 74th ईयर ऑफ रिपब्लिक सेलिब्रेट किया था। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। पहला सेक्शन। पहला सेक्शन क्या है? जैसा कि नाम से है, प्रिलिमिनरी, प्रारंभिक। इसमें पहले ये बताया गया है कि ये जो एक्ट रहेगा, इसको हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कहेंगे अब से। मतलब अब से ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कहा जाएगा। ठीक है, दूसरा सब क्लॉज इम्पॉर्टेंट है, इसको आप समझिए। इसमें क्या लिखा गया है? इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग। ये क्या है कि ये सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग पे अप्लाई होगा। ठीक है, ये सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग पे अप्लाई होगा। ठीक है, लिखा है ना, इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग। जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होंगे उसमें ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 अप्लाई होगा। किसी भी कोर्ट के प्रोसीडिंग में। ठीक है, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल के प्रोसीडिंग में भी ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम अप्लाई होगा, इसका यूज होगा। अब जहाँ पे इसका यूज नहीं होगा, अब हमको ये देखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट नॉट टू एफिडेविट। अब यहाँ पे जो शब्द है एफिडेविट, इसको ध्यान से आप देखिए। लेकिन जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो एफिडेविट, शपथ पत्र पे अप्लाई नहीं होगा। शपथ पत्र क्या होता है? जैसे कि किसी भी कोर्ट की प्रोसीडिंग में जब हम एक शपथ पत्र पे कुछ लिख के देते हैं कि नहीं, ये मेरी जानकारी में सही है, ये मैं जानता हूँ, ये मेरे सामने हुआ है, या जो भी चीज़ें आप लिख के देते हैं, आप शपथ लेते हैं कि मैं जो बता रहा हूँ सच बता रहा हूँ। तो जब आपने कोर्ट के सामने ये बता दिया कि मैं जो बता रहा हूँ सच बता रहा हूँ, तो मतलब वो एक प्रूफ्ड एविडेंस है। वो ऐसा एविडेंस है जिसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, और कोर्ट उसके लिए कोई भी क्रॉस एग्जामिनेशन का, आपको किसी भी तरीके का क्रॉस एग्जामिनेशन करने का चांस नहीं देता है कोर्ट। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि कोर्ट वो देता है ऑर्डर क्रॉस एग्जामिनेशन का, तब देता है जब जो अपोजिट पार्टी है वो इस बात को बता देती है कोर्ट को कि जो भी उन्होंने शपथ पत्र पे लिख के दिया कोर्ट को, इसमें ये बातें झूठी हैं।
तब वहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन कोर्ट करने का मौका देती है। अदरवाइज कोर्ट जब आपने शपथ पत्र पे लिख के दे दिया तो कोर्ट ये मान के चलती है कि जो आपने लिखा है वो सही लिखा है, तब तक जब तक कि अपोजिट पार्टी कुछ उस शपथ पत्र पे लिखे गए हुए चीज़ को गलत साबित ना कर दे। ठीक है? तो इसीलिए इसमें लिखा गया है कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो एफिडेविट्स पे लागू नहीं होगा। जैसे कि एफिडेविट्स आपने लिख के दे दिया, एफिडेविट पे शपथ पत्र पे आपने कुछ भी लिख के दे दिया जो कि उस केस से रिलेटेड चीज़ था, आपने बोला कि नहीं मेरी जानकारी में ये सारी चीज़ें सही हैं और मैं शपथ लेके बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें, तो कोर्ट वो मानेगी कि ये चीज़ें सही है, इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो प्रोसीडिंग चलती है तो आपने जो भी चीज़ें सबमिट की कोर्ट में, तो जो आपका अपोजिट पार्टी है वो एक एक चीज़ों का एनालिसिस करता है। तो अगर उसको ऐसा लगा कि नहीं जो भी आपने एफिडेविट पे लिख के दिया है कुछ चीज़ें गलत है, तो वो कोर्ट का ध्यान उधर आकर्षित कराएगा। ठीक है, काउंटर एफिडेविट डाल के एक काउंटर एफिडेविट डालेगा और उसमें सबमिट करेगा कोर्ट में। उससे कोर्ट का ध्यान उस तरफ आकर्षित कराएगा। जब कोर्ट को ये लगेगा कि नहीं जो आपने एफिडेविट पे लिखा था वो चीज़ें सही नहीं है, तो फिर उसके लिए कोर्ट क्रॉस एग्जामिनेशन का ऑर्डर देगा या परमिशन देगा। तो ये रेयर होता है, तो क्योंकि कोई अब कोर्ट के सामने तो झूठ जल्दी बोलने का प्रयास नहीं करेगा, अदरवाइज उनको पता है कि फिर क्या पनिशमेंट मिलेगी। तो इसीलिए एफिडेविट पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होते हैं। और दूसरा क्या है, बिफोर एन आर्बिट्रेटर, बिफोर एन आर्बिट्रेटर। ठीक है, बिफोर एन आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर क्या होता है, जब दो लोगों के बीच में किसी तरीके का कोई ऐसा मामला चल रहा है जिसमें कोर्ट एक तीसरे व्यक्ति को अपॉइंट करती है उनके बीच में मध्यस्थता कराने के लिए, सुलह कराने के लिए। तो अगर उस प्रोसेस में जो भी उनके बीच में मध्यस्थता होती है, सुलह होता है दो पार्टी के बीच में, जो कोर्ट द्वारा अपॉइंट किया जाता है तीसरा पार्टी वो कराता है, तो उसमें हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम को अप्लाई नहीं करेंगे। अगर उसके प्रोसेस को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रोसेस को अप्लाई करने लगेंगे तो फिर से वो प्रोसीडिंग खिंच जाएगी। मध्यस्थता क्यों करा, कोर्ट अपॉइंट करता है आर्बिट्रेटर, इसीलिए कोर्ट आर्बिट्रेटर मतलब एक तीसरा आदमी अपॉइंट करता है मध्यस्थ कराने के लिए कि टाइम बचे और जल्दी से मामला सॉल्व हो जाए। तो अगर उसमें भी सेम प्रोसेस अपना लेंगे तब तो फिर क्या मतलब रह गया आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने का, मध्यस्थता कराने का। तो इसलिए इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम अप्लाई नहीं होगा, इस पे लागू नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या समझ गए कि सारे जुडिशियल प्रोसीडिंग पे अप्लाई होगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। और कोर्ट मार्शल में भी की प्रोसीडिंग में अप्लाई होगा। बस कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, कोई अगर एफिडेविट प्रेजेंट किया जाता है किसी कोर्ट में या किसी ऑफिसर के सामने, वहाँ पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम अप्लाई नहीं होगा। और आर्बिट्रेटर, बिफोर एन आर्बिट्रेटर, कोई वह व्यक्ति जो कि दो लोगों के बीच में मध्यस्थता करा रहा है, तो उस प्रोसीड वो जो पूरा प्रोसेस होगा उसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि अगर भारतीय साक्ष्य अधिनियम अप्लाई होगा तो पूरा वो प्रोसेस से चलना पड़ेगा, फिर वो टाइम खींचेगा, फिर लेट होगा। तो इसलिए ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा सब सेक्शन है, सेक्शन 1 का सब सेक्शन 3 क्या कहता है, इट शेल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट। में मतलब जब भी, में शब्द का यूज़ मतलब जब भी केंद्र सरकार चाहे, जब उनको लगे कि नहीं ये टाइम सुटेबल है, इस समय हमको ये एक्ट को लागू करना चाहिए, जब भी उनको ऐसा लगे वो उस डेट को चूज़ करके उस डेट पे इस एक्ट को लागू कर सकते हैं पूरे देश में। वो टोटल केंद्र सरकार के ऊपर है, जो डेट उनको सुटेबल लगेगी उस डेट पे एक ऑफिशियल गजट पब्लिश बाय नोटिफिकेशन, एक ऑफिशियल गजट पब्लिश करके वो बता देंगे कि इस दिन से ये एक्ट लागू होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि 1 जुलाई 2024 से एक ऑफिशियल गजट बाय नोटिफिकेशन केंद्र सरकार ने बताया कि 1 जुलाई 2024 से पूरे भारतवर्ष में भारतीय साक्ष्य अधिनियम अप्लाई होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पहला सेक्शन। मुझे आशा है कि आपको कुछ क्लियर हुआ होगा। और भी अगला सेक्शन जो भी है सबका सेक्शन वाइज मैं एक एक वीडियो बनाता जाऊंगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि और बेहतर वीडियो बनाया जाए और अच्छे तरीके से और ज़्यादा डीप इन्फॉर्मेशन ला सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।